अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। ये साल 2020 बहुत सारी मुसीबतें एक साथ लेकर आया है। पहले ही हम कोरोना से परेशान थे, हमारे लाखों लोगों की जॉब जा चुकी है, फिर ऐन ईद के मौके पर जहाज़ का गिर जाना, और अब ये टिड्डी दल। एक मुसीबत से निकलते नहीं हैं कि दूसरी मुसीबत में फंस जाते हैं। और सिर्फ ये हमारा हाल नहीं है, पूरी दुनिया एक अज़ाब में मुब्तला है। आपको याद होगा जब ये साल शुरू हुआ था तो जनवरी 2020 के अंदर ऑस्ट्रेलिया के जंगलात में आग लगी थी, जिसमें कमोबेश 50 से 60 करोड़ जानवरों के जाम बहक होने का अंदेशा था, जिसमें चरिंद और परिंद दोनों शामिल थे। मतलब हम तो इस मुसीबत से गुजर रहे हैं। हमारे ऊपर भी टिड्डी दल का हमला है और हमारे पड़ोसी मुल्क भारत पे भी टिड्डी दल का हमला हो चुका है। लेकिन यहाँ हंसने वाली बात यह है कि वहाँ के कुछ जाहिल एंकर और उनके चाहने वाले इस टिड्डी दल को भी पाकिस्तान की सोची समझी साजिश करार दे रहे हैं। ये मजाक नहीं, ये सच है। आप ये वीडियो देखें। तो पाकिस्तान अब टिड्डियों को आतंकी बनाकर भारत भेज रहा है। आतंकियों के बाद भारत में टिड्डियों वाली साजिश कर रहा है पाकिस्तान। क्या पाकिस्तान से लड़ने के लिए फौज नहीं, टिड्डियों के सहारे है पाकिस्तान? ये सवाल सिर्फ मैं नहीं, आज पूछता है सारा भारत। मतलब हमने क्या इनके ऊपर कोई चिप लगा दी क्या? यहीं से हम बैठ के हमारी ISI या हमारे जो वज़ीर आज़म है ये इसको कंट्रोल कर रहे हैं? मतलब ये काम कैसे कर रहा है? मतलब कोई लॉजिक तो दो, कुछ तो दो। तब कुछ भी उठा के डाल दिया। पहले आप ये कहते थे कि ये गुब्बारे जो है हमने भेजे ताकि आपकी खुफिया मालूमात हम ले सकें। उसके बाद हमारे कबूतरों को आपने जासूस करार दे दिया, और अब कुछ नहीं बचा तो ये टिड्डियाँ जो है वो हमारी दहशत गर्द हैं। अभी एक हफ्ते पहले भी तो आपने एक कबूतर पकड़ा था हमारा जिसको बाद में आपने छोड़ दिया था, जिसके पैर के अंदर एक जो है रिंग थी और उसके ऊपर एक नंबर लिखा हुआ था, जिसको आप बाकायदा डिकोडिंग करते रहे। जम्मू कश्मीर के कठुआ से जहां पर एक पाकिस्तानी कबूतर को पकड़ा गया है, जासूसी का आरोप लगाया जा रहा है पाकिस्तान के ऊपर इस कबूतर के जरिए। तो आपको बताते हैं कि जासूसी के लिए संदिग्ध रूप से पाकिस्तान में ट्रेंड कबूतर है ये, जिसके बारे में जानकारी मिल रही है। कहा जा रहा है कि इसके पैर में कुछ कोड नंबर लिखे हुए थे, अंगूठी इसके पैर में डली हुई थी, बहुत सारी ऐसी जानकारी आ रही है अलग अलग। यानी कोई एक बड़ी साजिश की कोशिश चल रही है, इसको देखते हुए तो यही लगता है। जो बाद में पता चला कि वो हमारे एक बंदे का नंबर था और उसका वो मोबाइल नंबर था। खैर, बात कहाँ की कहाँ निकल रही है। मेरा ये वीडियो बनाने का मकसद आपको कुछ मालूमात फराहम करना था टिड्डियों के हवाले से। बेसिकली ये टिड्डियाँ होती क्या हैं और कहाँ पाई जाती हैं? ये अफ्रीका के कुछ ममालिक के अंदर और हमारे पाकिस्तान के अंदर चोलिस्तान और थर के एरियाओं में पाई जाती है। ये बेसिकली पहले हरे कलर की होती है, जिसको उसका सॉलिटरी फेस कहा जाता है। जब ये सॉलिटरी फेस से ग्रिगेरियस फेस के अंदर जाती है तब ये ख़तरनाक होती है। सॉलिटरी फेस के अंदर ये इतनी ख़तरनाक नहीं होती, जबकि ग्रिगेरियस फेस के अंदर ये एक अजाब बन जाती है। सॉलिटरी फेस जब तक ये सहराओं के अंदर रह रही होती है, जहाँ पर बारिशें नहीं होती, तो ये ग्रीन कलर की होती है। उसके बाद जहाँ अगर सहरा के अंदर बारिश हो जाए और वहाँ पर पेड़ पौधे उगाएं या उस तरीके से हरियाली हो जाए, तो ये अपना पूरा रंग और रूप गिरगिट की तरह बदल देती है। ये हरे कलर से येलो और ब्लैक कलर में हो जाती है। और ये सिर्फ रूप नहीं बदलती, ये पूरी अपनी आदत बदल देती है। अपना जिस्म बड़ा हो जाता है, इसका दिमाग बड़ा हो जाता है, इसके खाने की सलाहियतें बड़ी हो जाती हैं, ये पागल हो जाती है। बेसिकली कहने का मकसद ये है कि जैसे बारिशों के अंदर हमारे चूंटे परवाने बन जाते हैं, ऐसे ही ये भी अपना रंग क्रिकेट की तरह बदल देती है। और जब बदलती है तो फिर ये हर बंदे के लिए अजाब बन जाती है। पहले ये जब तक ग्रीन कलर में होती है सॉलिटरी फेस के अंदर, ये अकेले रह रहे होते हैं। लेकिन जब ये ग्रिगेरियस फेस के अंदर चले जाते हैं तो ये एक बाकायदा झुंड बन जाते हैं। और ये जब ये झुंड बन जाते हैं तो फिर ये एक कहीं भी जाके तबाही मचा सकते हैं। ये एक दिन में अपने वज़न के बराबर खाना खा सकती है। सबसे बड़ा मसला यही है, ये जितने ग्राम की है उतना ये खाना खा सकती है। मतलब अगर मैं कहूँ कि मैं 70 किलो का हूँ तो मैं 70 किलो खाना एक दिन में नहीं खा सकता। ये कितनी ख़तरनाक होती है, इस बात का अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि इनका जो एक झुंड होता है उसके अंदर कमोबेश 8 करोड़ से 15 करोड़ के बीच में टिड्डियाँ मौजूद होती हैं। और इनका एक झुंड जो होता है वो तकरीबन 35,000 बंदों का खाना एक दिन में खा सकते हैं। इतनी बड़ी तादाद में इंसानों का खाना खा जाना, आप सोच सकते हैं कि ये कितना खाना है। और ये आज से नहीं, बहुत पहले से तबाही मचा रही हैं। इसकी हिस्ट्री आपको क़ब्ल मसीह से भी पुरानी यूनानी हिस्ट्री के अंदर मिलेगी, जिन्होंने बाकायदा एक ये तस्वीर ड्रॉ करी थी जिसके अंदर इन्होंने बताया कि ये वहाँ उस वक्त भी ये तबाही मचाती थी। बाकायदा हमारे कुरान शरीफ के अंदर, बाइबल के अंदर इसका जिक्र मौजूद है। कुरान शरीफ के अंदर अल्लाह ताला सूरह आराफ की आयत नंबर 133 के अंदर फरमाते हैं, फ़अरसलना अलैहिम तूफ़ान वल जराद वल क़ुम्मल वद्दफ़ादिअ वद्दम आयातिन मुफ़स्सलात फ़स्तकबरू व कानू क़ौमन मुजरिमीन। बेसिकली कौम मूसा के ऊपर अल्लाह ताला ने 5 अज़ाब नाजिल फरमाए थे, जिनमें से एक अज़ाब टिड्डियों का भी था।
फ़अरसलना अलैहिम तूफ़ान वल जराद, जराद कहते हैं टिड्डियों को। तो वो टिड्डियाँ जो हैं हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के दौर के अंदर भी हमलावर होकर फसलों को तबाह किया करती थी। और हज़रत मूसा का दौर कम से कम हज़रत ईसा से 1500 साल पहले का है। हज़रत मूसा और हज़रत ईसा के बीच में 1500 साल का वक्फा है, मतलब 2000 साल अगर हम ये लगा लें और 1500 साल उनका लगा लें तो 3500 साल पहले की बात। मतलब ये इतनी पुरानी हमलावर है। बाइबल के अंदर इसका बाकायदा जिक्र है, कुरान शरीफ के अंदर इसका जिक्र है। तो ये आज से नहीं, बहुत पहले से तबाही मचा रहे हैं। इनका झुंड कितना बड़ा हो सकता है कि जो लास्ट टाइम कीनिया के अंदर झुंड देखा गया था उसके बारे में डायमेंशन की जाती है कि वो तकरीबन 40 किलोमीटर लंबा था। 40 किलोमीटर से मुराद अगर मैं नॉर्थ से लेकर मलीर चला जाऊँ तो इतना बड़ा झुंड। वहाँ के बारे में मैंने एक रिपोर्ट पढ़ी थी, उस रिपोर्ट के अंदर वो वहाँ के जो लोग थे वो कह रहे थे कि हमें ऐसा लगा कि जैसे बादल आ गए हैं और बारिश होने वाली है। लेकिन जब हमने गौर किया तो हमें पता चला कि नहीं, ये तो एक टिड्डियों का हमला है। इनको ख़त्म करने का तरीका, इनको ख़त्म करना इतना आसान नहीं है। पुराने ज़माने के अंदर भी लोग इनको पकड़ कर गड्ढे खोद कर इनको जला दिया करते थे, लेकिन आज के दौर के अंदर हमारे पास जरासीम कश अद्वियात मौजूद है, लेकिन उनको भी किस हद तक आप यूज़ करेंगे। आज हमारे मुल्क के अंदर वो जहाज़ों से स्प्रे हो रहे हैं। हमारी जो है बाकायदा NDMA की टीमें बनी हुई हैं, 1100 तकरीबन टीमें काम कर रही हैं जो इस वबा से लड़ रही हैं। लेकिन आप किस हद तक जरासीम कश अद्वियात का इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि उसका जो इम्पैक्ट होता है वो हमारी फलों और सब्जियों पर भी होगा। सिर्फ इन पर नहीं होगा, सिर्फ वो हमारे फलों और सब्जियों पर भी होगा। जब वो हम खाएंगे तो वो हमारे ऊपर भी होगा। तो उनकी भी एक मिकदार मुअय्यन की जाती है, उनसे ज़्यादा नहीं कर सकते। और जो इको फ्रेंडली होते हैं उनसे ये साली मरती नहीं है। पूरी दुनिया हमें वार्न कर रही है, इंडिया और पाकिस्तान को ख़ास तौर पर, कि आप इस वबा से जान छुड़ाएं, वरना ये आपको कोरोना से ज़्यादा तंग करेगी। कोरोना ने आपको इतना इम्पैक्ट नहीं करा है, कोरोना ने आपको इतनी तबाह नहीं करा जितना ये टिड्डी दल आपको तबाह कर जाएगा। दूसरा ये आता है कि इनको या तो आप खा लें, इसको खाने का रिवाज भी है सऊदीया के बहुत सारे ममालिक, अरब ममालिक के अंदर, इसराइल के अंदर और हमारे पाकिस्तान के अंदर भी मैंने सिंध की वीडियोस देखी थी जिनके अंदर लोग इसको खा रहे थे। तो इसके बारे में ये भी सवाल होता है कि आया इसको खाना हलाल है या हराम है। तो सही मुस्लिम के अंदर एक हदीस है 5045, जिसके अंदर एक सहाबी फरमाते हैं कि हम हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ बहुत सारी जंगों के अंदर शरीक हुए, बहुत सारे गज़वात में शरीक हुए जिसमें हम टिड्डियों को खाया करते थे। ये हदीस मौजूद है। अगर यहूदियों के अंदर देखा जाए तो इसको कुशर कहा जाता है। मतलब जैसे हमारी एक टर्म है हलाल की, तो उनके यहाँ जो टर्म होती है वो उसको कुशर कहा जाता है। हमारे यहाँ हलाल हराम, उनके यहाँ कुशर होता है, कुशर हलाल को कहा जाता है। एक और हल इसका ये होता है कि वहाँ पर जो है ढोल धमाके बजा दिए जाएँ, DJ लगा दिया जाए, कोई साउंड सिस्टम चला दिया जाए, जिससे हमारे बहुत सारे किसानों ने ये इम्प्लीमेंट किया है इंडिया के अंदर भी और पाकिस्तान के अंदर भी, कि वो शोर मचा रहे हैं और भगा रहे हैं इस तरीके से। बाकी एक हल जो मुझे सबसे ज़्यादा अच्छा लगा वो हल ये था कि ओखड़ा डिस्ट्रिक्ट के अंदर इम्प्लीमेंट किया गया, मतलब उसकी टेस्टिंग की गई 3 दिन। तो उसके पीछे जो दिमाग था वो हमारे एक पाकिस्तानी सिविल सर्वेंट है मोहम्मद खुर्शीद, जो नेशनल फूड सिक्योरिटी के अंदर होते हैं, और एक जौहर अली जो बायो टेक्नीशियन है एग्रीकल्चर रिसर्च काउंसिल के अंदर। उनका ये दिमाग था कि किसान हमें पकड़ कर दें और हम इनको जो है मुर्गियों के चारे के अंदर और मछलियों के चारे के अंदर, और इस तरीके से हम इनको यूज़ करेंगे, हम उनकी फीड बनाएंगे इनसे। तो उन्होंने एक जो है इसकी 3 दिन की टेस्टिंग करी ओकाड़ा के अंदर, और ये टेस्ट बहुत ज़्यादा कामयाब रही कि इन्होंने 1 किलो के हिसाब से 20 रुपये देना शुरू करे कि आप हमें 1 किलो लौकौस दें, 1 किलो टिड्डी दें, हम आपको 20 रुपये देंगे। तो तकरीबन जो है काफ़ी सारे लोगों ने इसके अंदर पार्टिसिपेट किया और बहुत सारे किसानों को इससे फ़ायदा भी हुआ। एक किसान के बारे में आता है कि उन्होंने पर डे 20-20 हज़ार रुपये कमाए, क्योंकि ये दिन में उड़ती हैं, रात में ये बिल्कुल एक जगह साकित रहती हैं, एक जगह बैठ जाती हैं। तो रात के अंदर इनको जाल लगाकर पकड़ना बहुत आसान है। और टिड्डियों के अंदर अगर इसके ऊपर स्प्रे ना किया गया हो तो ये टिड्डियों की जो प्रोटीन की मिकदार होती है ये 70% होती है, क्योंकि हम जो मुर्गियों को खिलाते हैं उनको प्रोटीन देते हैं वो हम सोयाबीन से देते हैं, जो हम तकरीबन इंपोर्ट करते हैं हर साल 3 लाख टन हम इंपोर्ट करते हैं सोयाबीन, जिससे हम पहले ऑयल निकालते हैं, उसके बाद जो इसका कचरा बचता है उससे हम मुर्गियों को फीड बनाते हैं। लेकिन उस सोयाबीन के अंदर जो प्रोटीन की मिकदार है वो 45% है। ये एक अच्छा आइडिया मुझे लगा कि हाँ, इसके ऊपर इम्प्लीमेंट हो सकता है। अच्छा सोल्यूशन है मेरे हिसाब से, इनको जो है इम्प्लीमेंट करना चाहिए। और बाकायदा इसकी तारीफ़ें इंडिया तक हो रही हैं, दूसरी ममालिक भी इसकी तारीफ़ कर रहे हैं। अपने बंदों को भी प्रमोट करना चाहिए। हमारे बंदों का कुछ आइडिया बहुत ज़्यादा फेमस हैं, लेकिन हमारे बंदों को कोई प्रमोट नहीं करता, तो उन लोगों को भी प्रमोट करें। मैं इन लोगों को सलाम करता हूं कि जिन लोगों ने इतना बेहतरीन सोल्यूशन दिया है, लेकिन हमारी गवर्नमेंट अभी तक इस बारे में सोच नहीं रही सही से।
तो ये अगर सोच लें तो ये हम इससे बच सकते हैं। जो हम इंपोर्ट करके हमारी जो फॉरेन एक्सचेंज जा रहा है, जो हमारा पैसा बाहर जा रहा है, उस पैसे को हम बचा सकते हैं। हमारे पास यहाँ इतनी तादाद में मौजूद है ऑलरेडी, हम क्यों सोयाबीन मंगवाएं, हम क्यों इंपोर्ट करें उस चीज़ को जिसके अंदर 45% प्रोटीन है। जो हमें एक चीज़ फ्री में मिल रही है जिसमें 70% प्रोटीन है, उसको हम मंगाते हैं, वो तो हमें कम से कम 90 रुपये किलो पड़ता है, और ये हमें तकरीबन 30 रुपये किलो पड़ रहा है। सारी ड्राइंग श्राइंग करने के बाद, इसको सब कुछ करने के बाद भी हमें ये 30 रुपये पड़ता है। तो ये हमारे लिए सस्ता है या वो हमारे लिए सस्ता है? चलें, मिलूँगा फिर किसी और टॉपिक के अंदर, फिर किसी और वीडियो के साथ। जब तक के लिए फ़ी अमान अल्लाह हाफ़िज़।